नमस्कार। कानून आखिर बनता किस चीज से है? सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि शब्दों से। और वो भी ऐसे शब्द जिनका मतलब एकदम सटीक, एकदम तय होता है। आज हम भारत के नए क्रिमिनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता की ऑफिशियल डिक्शनरी को समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत होगी इसकी बिल्कुल बुनियाद से, धारा। कानून की दुनिया में ना हर एक शब्द का अपना वजन होता है, एक खास मतलब। और इसीलिए किसी भी कानून को समझने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है उसकी परिभाषाओं को समझना। आखिर न्याय की पूरी इमारत इन्हीं शब्दों की नींव पर ही तो खड़ी है। तो आज हम कोई लिस्ट रटने नहीं वाले, बल्कि हम इन परिभाषाओं को न्याय के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह देखेंगे। इन्हें अलग अलग थीम में बांटकर समझेंगे। चलिए एक एक करके इस बुनियाद को जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये धारा 2 आखिर है क्या चीज। इसे बीएनएस की ऑफिशियल डिक्शनरी समझ सकते हैं। ये हमें वो सारे जरूरी शब्द देती है जो किसी भी अपराध या कानूनी कार्रवाई को समझने के लिए चाहिए। चलिए एक आसान से उदाहरण से देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहला शब्द लेते हैं, कार्य, या जिसे हम एक्ट कहते हैं। अब देखिए, आम जिंदगी में तो एक्ट का मतलब है कोई एक काम, है ना? लेकिन कानून की नज़र में यह सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि एक्शंस की पूरी सीरीज भी हो सकती है। और इसी बात से हम आते हैं अपने पहले बड़े सवाल पर कि भाई कानून की नज़र में कौन काम कर सकता है और किस चीज़ को काम माना भी जाएगा। एक बहुत दिलचस्प बात है, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या किया गया, बल्कि ये भी देखता है कि क्या नहीं किया गया। और यहीं पर आते हैं दो शब्द, कार्य और लोप, यानी ओमिशन। मतलब कोई जरूरी काम न करना भी उतना ही बड़ा मामला हो सकता है जितना कोई गलत काम करना। अच्छा, तो अब बात करते हैं लोगों की। कानून की नज़र में व्यक्ति कौन है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। व्यक्ति का मतलब सिर्फ हम जैसे इंसान नहीं है, इसमें कंपनी भी शामिल है और इसका असर बहुत बड़ा है। मतलब एक कंपनी पर भी केस हो सकता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और एक और चीज़ देखिए, लिंग की परिभाषा कितनी प्रोग्रेसिव है। इसमें साफ साफ पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर सबको शामिल किया गया है। अब एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्वेच्छा, यानी वॉलंटरीली। अक्सर लोगों को लगता है कि इसका मतलब है किसी काम को जानबूझकर करना, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अंतिम नतीजा वही हो जो सोचा था, नहीं। इसका मतलब है कि जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो जानबूझकर किया गया, या फिर ये पता था कि उस तरीके से वैसा नतीजा आ सकता है। इसको समझने के लिए ना बीएनएस का ही एक उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सोचिए, एक शख्स है जो चोरी करने के लिए एक घर में आग लगा देता है और उस आग से किसी की मौत हो जाती है। हो सकता है उसका इरादा किसी को मारने का था ही नहीं, लेकिन अगर उसे ये पता था कि आग लगाने से किसी की मौत हो सकती है, तो कानून की नज़र में ये मौत स्वेच्छा ही मानी जाएगी। तो अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही अहम पहलू की, मन की स्थिति की। देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि किसी ने क्या किया, वो ये भी देखता है कि क्यों किया, उसके पीछे सोच क्या थी, इरादा क्या था। ये जो माइंडसेट है ना, ये सब कुछ बदल देता है। इसको समझने के लिए दो शब्द हैं, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ये समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रॉन्गफुल गेन का मतलब गैर कानूनी तरीके से कुछ ऐसा पा लेना जिसके हम हकदार नहीं हैं, और रॉन्गफुल लॉस ठीक इसका उल्टा, गैर कानूनी तरीके से वो चीज खो देना जिसके हम हकदार थे। और अब जादू देखिए, जब हम इन दोनों को, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को मिला देते हैं, तो हमारे पास आता है एक बहुत पावरफुल शब्द, बेईमानी से, यानी डिसऑनेस्टली। अगर किसी काम के पीछे इरादा किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना या किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना है, तो वो काम बेईमानी से किया गया माना जाएगा। चोरी जैसे अपराधों की ये एकदम बुनियाद है। और भी कई शब्द हैं जो मन की स्थिति को दिखाते हैं, जैसे कपटपूर्वक या फ्रॉड्यूलेंटली। इसका सीधा मतलब है धोखा देने का इरादा। फिर है सद्भावपूर्वक या गुड फेथ, मतलब कोई काम पूरी सावधानी और ध्यान से किया गया हो। और कूटकरण यानी काउंटरफीट, मतलब धोखा देने के लिए किसी चीज की नकल बनाना। ये सारे शब्द अलग अलग अपराधों की पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने बात की लोगों की और उनके इरादों की। अब बात करते हैं खुद सिस्टम की, उन शब्दों की जो कानून और व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले लेते हैं लोक सेवक, यानी पब्लिक सर्वेंट।
इसकी परिभाषा बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इसमें जज, सेना के ऑफिसर, पुलिस, कोर्ट के कर्मचारी, हर सरकारी मुलाजिम सब आते हैं। और ये इतनी बड़ी क्यों है? ताकि ये साफ रहे कि कौन कौन अपने पब्लिक काम के लिए जवाबदेह है। और फिर हमारे पास न्याय के ढांचे के बाकी हिस्से हैं, जैसे न्यायाधीश और न्यायालय। ये बताते हैं कि न्याय कौन देगा और कहाँ मिलेगा। फिर एक शब्द है अवैध, यानी इलीगल। इसका मतलब सिर्फ क्राइम नहीं होता। कोई भी चीज जिसे कानून ने मना किया है वो अवैध है। और अपराध यानी ऑफेंस, वो चीज जिसके लिए इस कानून में सजा है। तो हमने सिस्टम को समझ लिया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। सवाल यह है कि ये कानून आखिर बचाता किसको है, किन चीजों की हिफाजत करता है? और यहाँ एक बहुत ही दमदार परिभाषा है, क्षति यानी इंजरी। जब हम इंजरी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में शारीरिक चोट आती है ना? लेकिन कानून की नज़र में क्षति का मतलब बहुत बड़ा है। इसमें शरीर, मन, इज्जत यानी रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इन सबको पहुंचाया गया कोई भी गैरकानूनी नुकसान शामिल है। और भी कुछ जरूरी परिभाषाएं हैं जो लगभग हर अपराध में काम आती हैं, जैसे चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जमीन और उससे जुड़ी चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ। ये चोरी जैसे मामलों में बहुत जरूरी है। फिर दस्तावेज, जीवन, मृत्यु, ये सब वो शब्द हैं जो जालसाजी से लेकर हत्या तक के मामलों को साफ साफ परिभाषित करते हैं। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। अब शायद ये साफ हो रहा होगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये न्याय के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके बिना तो पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है, जरा सोचिए, बेईमानी से और चल संपत्ति की परिभाषा को मिला दें तो चोरी का अपराध बन जाता है। क्षति की परिभाषा को समझ लें तो हमले यानी असॉल्ट का कॉन्सेप्ट साफ हो जाता है। हर परिभाषा एक पजल का टुकड़ा है, और जब ये सब टुकड़े सही जगह पर लगते हैं तो अपराध की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर न्याय की पूरी नींव सिर्फ एक शब्द की परिभाषा पर टिकी है, तो जरा सोचिए, उस एक शब्द को जरा सा भी बदल देने से लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला कानून कैसे बदल जाता है। शायद यही कानूनी भाषा की असली ताकत है।